जय हिंद साथियों। तो आज हम लोग डिस्कस करते हैं यात्रा चैप्टर का, यानी कि ट्रैवल चैप्टर का कुछ इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर्स के पूछे गए क्वेश्चंस जो कि आपके सीटेट ईवीएस सब्जेक्ट में जो है दोस्तों पूछा गया है। ईवीएस सब्जेक्ट में पेपर 1 के लिए पूछा गया क्वेश्चंस है। तो आइए एक एक करके डिस्कस करते हैं दोस्तों। तो सबसे पहला क्वेश्चंस है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए इसमें से किस स्किल की ज़रूरत होती है, यानी कि आपको किस तरह का नॉलेज होना चाहिए मानचित्र को समझने के लिए या पढ़ने के लिए। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन है दोस्तों, देखिएगा यहाँ पे कि अच्छा बोलने का गुण होना चाहिए आपके पास, या फिर दूसरा कि एक ऐसा गुण जिससे आप जो है किसी स्थान के रिलेटिव पोजीशन यानी कि सापेक्ष स्थिति को समझने की क्षमता रखता हो। ठीक है, और तीसरा है चित्रकारी का गुण होना चाहिए आपके अंदर, और चौथा है कि अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए आपके अंदर। तो आपको क्या लगता है कि इसमें से क्या सही आंसर है? तो दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो ये है कि मानचित्र को पढ़ने के लिए किस स्किल की ज़रूरत पड़ती है, यानी पढ़ने के लिए, समझने के लिए। पढ़ना इन द सेंस कि समझना। मानचित्र को आप कैसे समझोगे, तो उसके लिए क्या आपके अंदर होना चाहिए। तो क्या अच्छा बोलने से मानचित्र समझ लोगे? नहीं, अच्छा बोलने से कभी भी मानचित्र समझ में नहीं आएगा। तो कैसे होगा? चित्रकारी गुण से क्या अच्छा चित्र हम ड्रॉ कर लेंगे तो क्या मानचित्र समझ जाएंगे हम अच्छे से? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। तो क्या अच्छा कैलकुलेशन होना चाहिए? क्या हम गुना भाग में अगर अच्छा है तो इसका क्या मतलब है? गणित में हम अच्छा है तो क्या मानचित्र समझ में आ जाएगा? नहीं। तो ये सारे ऑप्शंस क्या है? गलत है। तो फिर गुण कैसा होना चाहिए? तो दोस्तों हमारे अंदर एक ऐसा गुण होना चाहिए जिससे हम जो है रिलेटिव पोजीशन यानी सापेक्ष स्थिति को समझ सके, यानी कि एक के साथ दूसरे चीज़ को समझ सके। ऐसे कोई मानचित्र है, मान लीजिए इंडिया का ही है मान लीजिए, तो यहाँ पे मान लीजिए केरल है साइड में, ठीक है, और यहाँ पे जो है दिल्ली है बीच में मान लीजिए कहीं पे, ठीक है। तो इस दोनों की स्थिति के बारे में हमें जानकारी होना चाहिए कि ये कहाँ पे है और ये कहाँ पे है, कितना उत्तर दक्षिण में, ये इसके साथ इसका क्या पोजीशन है और इस चीज़ के साथ इसका क्या पोजीशन है। तो इसके बाद इस तरह का जो है जानकारी हमें होना चाहिए, तभी जो है हम एक अच्छे मानचित्र पढ़ने वाले हो सकते हैं। ठीक है, तो यानी कि सापेक्ष स्थिति का हमें जानकारी होना चाहिए। एक दूसरे के मतलब जो दो कोई स्थान है तो उस दोनों के स्थान के बीच में जो सापेक्ष स्थिति है उसके बारे में हमें जानकारी होना चाहिए। ठीक है, तो ये चीज़ हो गई। दूसरा क्वेश्चन है कि एक शूटिंग स्टार जो होता है वो क्या होता है। तो दोस्तों शूटिंग स्टार जो है इसमें से क्या होता है? देखिए ऑप्शन है कि मेट्रोइड होता है क्या, जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही जलने लगता है। बी नंबर है एक तारा जो एक नियत वेग से गति करता है। सी नंबर में है चमकता हुआ वस्तु जो पृथ्वी के वायुमंडल में घूमता है। ठीक है, तो इसमें से क्या है ये आपको बताना है। उसके बाद है पूछ वाला तारा। तो इसमें से देखिए दोस्तों शूटिंग स्टार जो है ना वो एक मेट्रोइड होता है। मेट्रोइड मतलब एक समझिए कि एक पत्थर जैसा कुछ भी या तारा आप एक समझ लीजिए, या एक पत्थर या कोई सॉलिड सा पदार्थ है जो पृथ्वी के वायुमंडल में आते ही क्या होता है उसमें ऑटोमेटिक आग लग जाता है और वो जलने लगता है। ठीक है, तो ये हो गया मेट्रोइड हो गया इसका आंसर। ठीक है, उसके बाद है कि 3 नंबर पे है कि बड़े शहरों में प्रदूषण को कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो, यानी कि आपके शहर में बहुत ज़्यादा प्रदूषण हो रहा है तो उसको कम करने के लिए आप क्या कर सकते हो। तो ऑप्शन में दिया गया है कि आप व्यक्तिगत गाड़ी नहीं रखेंगे, या ज़्यादा घूमने से बचेंगे, ज़्यादा घूमने नहीं जाएंगे, या अपनी गाड़ी को रेगुलर प्रदूषण जांच करवाएंगे, या फिर कहीं जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट या बस ट्रेन का यूज करोगे। आप क्या करोगे ये बताओ। तो सबसे जो बेहतर ऑप्शन है दोस्तों ये यहाँ पे है कि हम कहीं भी जाने के लिए पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज करेंगे। पब्लिक ट्रांसपोर्ट किसे कहते हैं? जैसे ऑटो हो गया, बस हो गया, उसके बाद ट्रेन हो गया, ठीक है, इसी तरीके से मेट्रो हो गया, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं। पब्लिक ट्रांसपोर्ट मतलब जिस पे कोई भी चढ़ सकता है, जो किसी एक आदमी का ना हो, सरकार का हो, या कोई ऑर्गेनाइजेशन या संस्था उसे चला रहा है, जिसमें कोई भी आदमी किराया दे के सफ़र कर सकता है, उसे पब्लिक ट्रांसपोर्ट कहते हैं। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट सबसे अच्छा एग्जाम्पल होता है दोस्तों प्रदूषण को कम करने के लिए। क्योंकि मान लीजिए एक ट्रेन है तो उसमें कम से कम कितने आदमी बैठता है दोस्तों? देखिए आप 2000-3000 आदमी एक ट्रेन में बैठता है। तो अगर वहीं 2000-3000 आदमी एक ट्रेन में ना बैठ के अपना अपना गाड़ी लेके घूमे तो कितना प्रदूषण होगा? 2000 गाड़ी हो जाएगा, 2000 गाड़ी हो जाएगा, और 2000 गाड़ी से कितना प्रदूषण होगा और कितना रोड जाम होगा, कितना आवाज़ आएगा, सारे बंदे सीटी बजाएंगे, अब हॉर्न बजाएंगे। तो ये सारी चीज़ें होते हैं। उसके बाद पैसे पेट्रोल भी बहुत ज़्यादा लगेगा, सड़क भी जाम होगा, बहुत सारी दिक्कतें आएंगी। तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ करने से जो है काफ़ी हद तक पोल्यूशन को कम किया जा सकता है। ठीक है, तो ये एक चीज़ हो गया जो आपको अभी सीखने को मिला है। तो आइए चौथे नंबर का क्वेश्चन देखते हैं।
चौथे नंबर पे है दोस्तों, इनमें से क्या एक अच्छा उदाहरण है चंद्रमा का। ठीक है, यानी कि चंद्रमा के बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि क्या है। तो कह रहे कि क्या चंद्रमा पे हवा नहीं है, गुरुत्वाकर्षण नहीं है, या समतल है, क्या है इसके बारे में बताना है। देखिए दोस्तों, चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण है, थोड़ा सा है, यानी कि हमारी जो पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण है उसका छठा भाग है, यानी पृथ्वी का जो गुरुत्वाकर्षण है उसका छठा भाग कहाँ पे है, चांद पे है, यानी कि मून पे है। Gm इक्वल टू G/P/G, मतलब जी पृथ्वी का या अर्थ का आप बोल सकते हो GE/6, यानी कि हमारे गुरुत्वाकर्षण जो अर्थ पे है ना 9.81, उसका छठवां भाग जो है चंद्रमा पे है। ठीक है, तो चंद्रमा पे गुरुत्वाकर्षण तो है, कम मात्रा में है लेकिन है, तो ये बात गलत हो गया। बोल रहे हैं यहाँ गुरुत्वाकर्षण नहीं है, तो ये ऑप्शन आपका गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहे हैं कि पानी नहीं है, हवा नहीं है और ऊंचे पहाड़ी है। ठीक है, इसके बारे में अभी बाद में देखते हैं। फिर बोल रहा है कि पानी नहीं है, हवा नहीं है और गुरुत्वाकर्षण भी नहीं है, ये गलत हो गया, गुरुत्वाकर्षण तो है ना। उसके बाद बोल रहे हैं पानी नहीं, ऊंची पहाड़ी है और गहरी क्या है, खाई है। पानी नहीं है, ऊंची पहाड़ी है और गहरी खाई है, इसमें क्या बोल रहे हैं। तो अभी बी और डी में देखते हैं, क्योंकि एक ए और सी तो कट गया। तो पानी नहीं है, हवा नहीं है और ऊंची पहाड़ी है। ठीक है, यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों कि पानी नहीं है, ऊंची पहाड़ी है और गहरी खाई है। ठीक है, ये इसका ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट देखते हैं। बोल रहा है कि पेट्रोलियम के गुणों को आप चुनिए। ठीक है, पेट्रोलियम किसे बोलते हैं, जो कच्चा तेल होता है ना, इसको कच्चा तेल या क्रूड ऑयल भी बोलते हैं, CRUD, क्रूड ऑयल। ठीक है, तो क्रूड ऑयल जो होता है दोस्तों, कच्चा तेल, इसको पेट्रोलियम भी बोलते हैं। तो इसमें इसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है। ठीक है, तो जो क्रूड ऑयल होता है दोस्तों, उसमें बोल रहा है कि क्या इसमें सुगंध होता है, तो नहीं, ये सुगंध नहीं होता है, ये महकता है, मतलब बेकार गंध होता है इसका, तो ये गलत हो गया। ठीक है, उसके बाद बोल रहा है कि ये घना व काला होता है, तरल पदार्थ होता है और बिना किसी गंध के। बोल रहा है कि इसमें गंध नहीं होता, गंध होता है इसमें, इसलिए ये भी गलत हो गया। ठीक है, बोल रहा है कि स्मेली मतलब गंध है, इसमें गंध है, गंधयुक्त है या गंध है, गंधयुक्त हिंदी में बोलेंगे। गंधयुक्त मतलब गंध है, इसमें दुर्गंध है, मोटा होता है थोड़ा सा और काला तरल पदार्थ है। ठीक है, इसके बारे में बाद में देखते हैं, पहले इसको देखते हैं। बोल रहे हैं कि गंधयुक्त पतला साफ तरल है, तो ये गलत हो गया। साफ नहीं होता, साफ का मतलब ये हो गया जैसे पानी जैसे साफ हो गया, या पेट्रोल है कितना क्लियर रहता है, दिखता है ना साफ साफ, या डीजल, तो साफ तो नहीं होता है ना। जो क्रूड ऑयल होता है या कच्चा तेल होता है ना, वो उसमें गंदगी बहुत ज़्यादा होता है, उसको ना उसमें गंदगी होता है, और उसको रिफाइनरी में डाल के, रिफाइनरी यानी कि फैक्ट्री होता है, वहाँ पे डाल उसको शुद्ध किया जाता है। ठीक है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन उसको प्रोसेस बोलते हैं, उसके माध्यम से जो है शुद्ध किया जाता है। तो ये हो जाएगा इसका कि इसमें गंध भी होता है, थोड़ा सा ये मोटा होता है, चिपचिपा होता है और काला दिखता है। ये शुरू में काला दिखता है, जब तक कि उसे पेट्रोल और डीजल नहीं बना लिया जाता है। ठीक है, एक तरल पदार्थ है, मतलब लिक्विड जैसा है, जैसे गंद आपने नाली का पानी देखा होगा, तो ठीक उसी तरह का होता है क्रूड ऑयल, नाली के पानी जैसा गंदा, पूरा गंदा रहता है, काला काला दिखता है और थोड़ा सा मोटा मोटा होता है, उतना पतला नहीं होता है पेट्रोल या डीजल की तरह। इसको जो है फैक्ट्री में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के माध्यम से जो है अलग अलग पेट्रोल, डीजल, केरोसिन ऑयल, पैराफिन, मोम, वैक्स, इस सब में पैराफिन वैक्स में कन्वर्ट किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया इसका आंसर। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उसके बाद देखिए 6 नंबर पे बोल रहा है कि ब्रोंज जो है किसका मिश्रण है। ठीक है, ब्रोंज के बारे में बताना है, तो मिश्रण पूछ रहा है। बोल रहा है कि Cu और टीन का मिश्रण, कॉपर और टीन का मिश्रण है, या कॉपर और प्लेटिनम का मिश्रण है, या एक पदार्थ है सिंपल, या कॉपर और जिंक का मिश्रण है दोस्तों। तो ये कॉपर और टीन का मिश्रण है, Cu और टीन का मिश्रण है, मिश्र धातु है। कॉपर और टीन से बना है कि मिश्र धातु क्या है, ब्रोंज। याद रखना, आपको बहुत बार पूछा जाता है। ठीक है, तो कॉपर और टीन का क्या है, मिश्र धातु है, मिश्र धातु है कॉपर और टीन का, इसको टीन बोलते हैं, टीन शॉर्ट में बोलते हैं। ठीक है, आइए 7 नंबर का देखते हैं। 7 नंबर पे है कि अल बरूनी कहाँ से आया था। तो अभी हम लोग पिछले क्लास में डिस्कस किए हैं कि ये उज्बेकिस्तान से आया है। और साथ में ये भी याद रखना इसके बारे में कि ये अपनी किताब में नदी के बारे में, तालाब के बारे में, ठीक है, तालाब के बारे में, नदी के बारे में, झील उल के बारे में, ठीक है, चर्चा किया हुआ है बहुत। और ये इन्होंने बताया है
कि इंडिया के जो लोग हैं वो पानी को बहुत संभाल के रखता है, कॉन्शियस रहता है पानी के मामले में, ठीक है। इसके बाद बोल रहा है कि अलग वाले को पहचानिए, इसमें से कौन सा है जो अलग है दोस्तों। तो बोल रहा है कि देखिए ग्रीस का आप जानते हैं गाड़ी में यूज होता है, वायरिंग सब में यूज होता है, फ्रिक्शन को, घर्षण को कम करने के लिए, ठीक है। ये मतलब एक आटे जैसा पतला सा गीला सा पदार्थ होता है, काला सा, ठीक है। उसके बाद कोयला आप जानते हैं जो खनन करके हम लोग निकालते हैं खदान से। पेट्रोल जानते हैं हम लोग, एक फ्यूल है, एक तेल है। पैराफिन वैक्स है, ये भी एक मोमबत्ती इससे बनाया जाता है। तो देखिए ये 3 चीज़ जो है दोस्तों, नंबर ए, बी और ये डी, ये तीनों ना पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। कच्चा तेल जिसको बोलते हैं, उससे इसको फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। इसको जो है गर्म करके पेट्रोल, डीजल, ठीक है, केरोसिन तेल, पैराफिन वैक्स, ये सब सारा तैयार किया जाता है। लेकिन कोयला जो है ये अलग चीज़ है, ठीक है। इसको खनन करके निकाला जाता है, तो इसीलिए कोयला क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये तीनों ने एक ही चीज़ से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। ये तीनों जो है पेट्रोलियम से प्राप्त किया जाता है, ठीक है। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं कि नक्शे में दिया हुआ है दोस्तों कि 1 सेंटीमीटर जो है, यहाँ पे 1 सेंटीमीटर है, बराबर दिया है 110 मीटर के, ठीक है। 110 मीटर है। तो बोल रहा है कि अगर ए से बी किसी मैप पे ऐसे दिखाया हुआ है, ए और बी, और उसके बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर है, तो ए और बी के कुल दूरी कितना हो जाएगा आपको बताना है, ठीक है। तो देखिए ए और बी के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे देखिए 15 सेंटीमीटर है ना। यहाँ पे बोल रहा है कि 1 सेंटीमीटर को लेना है कितना, 110 मीटर, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर की जगह हम 110 मीटर रख देंगे, यानी 15 गुना 1 सेंटीमीटर की जगह 110 मीटर रखना है। यहाँ से देखिए ये दिया हुआ है, ठीक है। तो देखिए 15 गुना 110, तो कितना हो जाएगा, 15 गुना 11 गुना 10, या 110 को आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिएगा तो ये आ जाएगा आपका 1650 मीटर, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो है मीटर में है नहीं, मीटर में 1500 ही है, 1100 ही है, तो इसको किलोमीटर में चेंज करके देखते हैं। 1000 से अगर भाग दे देंगे ना तो 1 किलोमीटर में आ जाएगा, ठीक है। तो 1000 से हम भाग दे देते हैं, तो देखिए 3 जीरो यहाँ आ जाएगा, 3 अंक के बाद 3 अंक के पीछे दशमलव आ जाएगा, ठीक है, भाग देंगे तो ये जो भाग दिए तो कितना हो गया, 1.650 किलोमीटर में अभी आ गया। पहले मीटर में था, लेकिन जब हम ये अपने मन से भाग दे दिए तो ये किलोमीटर में आ गया, ये आ गया 1.65 किलोमीटर। ये जीरो यहाँ पे लिखिए ना लिखिए, बात बराबर है, ठीक है। तो इस तरीके से जो आप आंसर को निकाल सकते हैं। उसके बाद पूछा जा रहा है दोस्तों कि ये माउंट एवरेस्ट जो है कहाँ है। तो आप सभी को पता है कि माउंट एवरेस्ट नेपाल में है, और इसकी कुल लंबाई जो है 8848 मीटर है, ठीक है। ये भी आपसे कभी कभी पूछ देता है कि इसकी लंबाई कितना है, तो 8848 मीटर के आसपास है, ठीक है। ये नेपाल में माउंट एवरेस्ट, ठीक है। एक ट्रेन बोल रहा है कि गांधीधाम से चलता है 16 जुलाई 2014 को 5:15 बजे सुबह में, और यह नागेरकोट मतलब कोई जगह है, कोई स्टेशन है, वो 18 तारीख यानी कि 16 को चला था, 17 नहीं 18 को ये फिर 4:45 में सुबह में पहुंचता है। तो ट्रेन जो है टोटल बोल रहा है कि 2649 किलोमीटर चलता है, ठीक है, टोटल। तो इसकी औसत चाल क्या होगा। तो सबसे पहले देखिए चाल पूछ रहा है ना, चाल बराबर फार्मूला होता है दूरी बटे समय, आप सभी को पता है। देखिए दूरी दिया हुआ है आपको कितना है, 2649। अगर समय निकल जाए तो हम काम आसानी से कर सकते हैं। तो समय निकालने के लिए यहाँ पे देखिए दोस्तों, तारीख जो है 16 जुलाई को 5 बजे सवा 5 बजे हमने चालू किया जर्नी, तो 17 जुलाई को 5:15 बजे 24 घंटा हो गया, ठीक है। फिर 18 जुलाई को चलते हैं, 18 जुलाई को 4:45 तक में ये 23 घंटा 30 मिनट हो गया, यानी कि 5:15 बजे तक 24 घंटा हो जाता है, लेकिन ये आधा घंटा पहले ही ट्रेन पहुंच जा रहा है। देखिए 4:45 में ही पहुंच जा रहा है। अगर 5:15 में पहुंचता तो यहाँ भी 24 घंटा हो जाता है, लेकिन ये 4:15 में ही पहुंच रहा है, यानी कि आधा घंटा पहले ही पहुंच रहा है। तो 23 घंटा 30 मिनट हो गया, ये 23 घंटा 30 मिनट हो गया, यानी कि 23.5 घंटा हो गया। इसको लिख सकते हैं, यानी कि 23.5 आवर हो गया, ठीक है। तो 24 घंटा ये और 23.5 घंटा ये, तो टोटल कितना हो गया, 47.5 घंटा, ठीक है। और कुल दूरी दिया हुआ है यहाँ पे देखिए 2649 किलोमीटर में है, और ये आवर में है, ठीक है। यहाँ पे पूछ भी रहा है किलोमीटर पर आवर में, ठीक है। तो सही है हमारा फिर फॉर्मेट। तो यहाँ पे देख लीजिए, इसको हम 47 और 0.5
47.5 से भाग दे देंगे, क्योंकि हमारा कुल समय आया ना 47.5 ये दोनों को जोड़ने के बाद। तो टोटल टाइम हमको कितना लगा था 47.5। तो इसको जब आप भाग दीजिएगा तो ये लगभग मुझे लगता है यहाँ पे भाग दिया हुआ है, तो ये 55.7 कुछ आएगा, ठीक है। तो ये लगभग किसके बराबर हो गया दोस्तों, 56 के बराबर हो गया। अप्रॉक्स पूछ रहा है आपको, लगभग मान पूछ रहा है, एग्जैक्ट नहीं पूछ रहा है। तो ये 56 वाला यानी कि बी नंबर ऑप्शन जो है आपका, ये बी नंबर सही हो जाएगा आपका, ठीक है। तो इस तरीके से आप चीज़ों को निकाल सकते हैं। यहाँ भाग देने के लिए दशमलव आप हटाओगे, ऊपर एक जीरो आ जाएगा, ठीक है। यानी कि 26 जीरो से आपको भाग देना है, किसमें 475 से भाग देना है, ठीक है। ये दशमलव हट गया, यहाँ एक जीरो आ गया, ठीक है। अब इसको आसान से भाग दे दीजिए, ये आ जाएगा 55.7। 55.7 लगभग 56 के ही बराबर है, लगभग पूछ रहा है, यहाँ पे 56 इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये एक चीज़ होगी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, तब तक के लिए जय हिंद।